साथियों नमस्कार। मैं उनीस त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं और वीडियो में मेन उद्देश्य क्या था और क्या है धीरे धीरे आपको पता चलेगा। लेकिन एक खुशी की बात है, मिठाई खाने की बात है और ये बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हमारे परिवहन विभाग के परिचालक जिनके बच्चे जो हैं आज ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिनको आप बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय हम लोग के बच्चे भी इस तरह का काम करें और हम लोग को भी गर्व का महसूस हो। तो जितने भी चालक परिचालक हैं इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। देखिए, आप अच्छा माहौल रखेंगे तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा हर व्यवस्था जो है सही कर पाएंगे कम वेतन में भी। हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि सबसे कम तनख्वाह पाने वाले अगर कोई है तो चालक परिचालक है। उसके बाद भी अपने परिवार को अगर मजबूती से लेकर चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है इस महंगाई के समय में। तो ये काम जो है हमारे सुदर्शन भाई साहब ने किया है। ये महाराजगंज डिपो में परिचालक हैं और इनका बच्चा जो है, छोटा वाला बेटा जो है, लिखा हुआ पेपर की एकदम हेडिंग है कि बस कंडक्टर का बेटा बना डिप्टी एसपी। ये कितने सुनने में कितना अच्छा लगता है कि जब अगर कोई कहता है कि बस कंडक्टर के मतलब एक अलग छवि है लोगों के दिमाग में। कंडक्टर दूसरे हिसाब किताब में सोचते हैं कि ज़रूर बदमाशी कर रहा होगा, ऐसे करता है वैसे करता है। इस मतलब कोई अगर आप कहेंगे कि मैं परिवहन विभाग में कंडक्टर हूँ तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, बुरा ज़रूर सोच लेगा कि दारू पीता होगा, गांजा पीता होगा, ये नशे पानी करता होगा, मतलब चोरी चमारी करता होगा। तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कह नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आदमी कहता है, सोचता है। परिवहन विभाग की छवि बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कहीं मास्टर हो जाएंगे तो लोगों के दिमाग में अरे बहुत तनख्वाह पाओ तो पढ़ावे न से कम। अगर आप हॉस्पिटल में हैं अरे ये सब मतलब गश्ती करने से इलाज करने से कम। कोई ऐसा विभाग आप जाएंगे तो लोग यही उल्टा सोचते हैं। लेकिन वो अपने काम को बहुत बढ़िया कहते हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं ऐसे करता हूँ। जैसे हम लोग अभी इस समय 2-3 दिन से मैं लखनऊ की ड्यूटी कर रहा हूँ और गाड़ियाँ घूम के जा रही हैं लखनऊ और कोहरे में। किस तरह हम लोग किस किस गली किस किस कूचे से घुमा के फिरा के जहाँ हम लोग कभी गए नहीं हैं उस रास्ते से हम गुजर रहे हैं। कभी कभी रात को ऐसा लग रहा है कि सामने से ट्रक आ रहा है और मार देगा, अभी तुरंत कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हम ड्यूटी करते हैं कड़ाके की ठंड में। ड्यूटी 8 डिग्री सेल्सियस है। हमको लग रहा है कि इस समय 2-3 दिन से है प्रक्रिया। सारे चालक प्रचालक रात को ठंडे में हालत ख़राब है सबकी, लेकिन उसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए कि हर आदमी का फ़्लाइट मिल जाए, हर आदमी मेडिकल की सुविधा मिल जाए, हर आदमी अपने समय से घर पहुंच जाए। तो ये सब हम लोग करते हैं लेकिन हम लोग को कोई सुनने वाला और चाहने वाला नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, हम लोग का काम है प्रयास करना। अभी लोग कहेंगे कि आपको तो वेतन उसी काम के लिए मिलता है, तो हर व्यक्ति को वेतन मिलता है अपना काम करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है परिवहन विभाग या कहीं किसी भी विभाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ी खबर है और इससे अच्छा लगता है कि एक इसी तरह हमारे एक और बहुत पहले एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें एक महोदय हैं, उनके बच्चा जो है चालक थे, उनके बच्चे जो है शायद बड़े पद पे आईएएस पद का ही एग्ज़ाम निकाले थे कि क्या था, तमाम चीज़ें पेपर में भी निकली थी, उसके वीडियो मैंने बनाया था। तो बड़ी खुशी की बात है और मैं चाहूँगा जितने भी हमारे चालक प्रचालक हैं वो अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दें क्योंकि आने वाला समय बहुत संघर्ष का समय होने वाला है। और दूसरी बात खबर अयोध्या की मैं कहने जा रहा हूँ क्योंकि इस समय रामलला के दर्शन के लिए बहुत लोग आतुर हो रहे हैं। तो लगभग बहुत सारे डिपो से एक राम रथ करके जो है बस चलाई जाएगी और ये परिवहन विभाग द्वारा कहा गया है और ये बसें जो हैं अयोध्या तक जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और ख़बर है कि अभी मैंने भर्ती के बारे में जो खबरें बताई थी उसी में एक पेपर की कटिंग जो थी उस पे कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि भैया हम लोग फार्म नहीं भर पा रहे हैं, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर फार्म फिर आप भर सकते हैं या हो सकता है आज ही से जब वीडियो देखें तभी से आप भर सकते हैं क्योंकि सूचनाएं जो मिल रही हैं उसके हिसाब से फार्म भरने की व्यवस्था चालू करने वाले हैं लोग। और उसमें लखनऊ क्षेत्र का मैंने बताया था जैसे कि 288 पद है, अलीगढ़ का है 239 पद, गाज़ियाबाद का है 147 पद, मुरादाबाद के लिए बहुत लोग फ़ोन करते हैं 577, बरेली के लिए 256 और नोएडा के लिए 162 बस कंडक्टर भर्ती की ज़रूरत है। इसमें स्काउट गाइड, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो हैं अभ्यर्थी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंटर कॉलेज में अंक के हिसाब से 5% वेटेज मिलेगा। फिर 18 साल से 40 साल उम्र होना चाहिए। सब चीज़ें मैंने बताई थी और फिर भी मैं बता रहा हूँ। और एक और चीज़ कि मेरा अवनीश कुमार त्रिपाठी करके मैं फेसबुक पेज भी चलाता हूँ, लेकिन उस पर बस पर्सनल चीज़ें डालता हूँ। अगर जो लोग
इसको देख रहे हैं, अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी उसके बहाने भी आपसे मुलाकात हो जाएगी, हाय हेलो हो जाएगा। अभी एक और खबर आई है प्रयागराज से, जिसमें प्रयागराज प्रतापगढ़ में ठंड से रोडवेज परिचालक समेत 5 की मौत। तो कड़ाके की ठंड है भाई साहब, इस समय बहुत बचा के कहीं अगर आपको ज़रूरत मिले, मौका मिले तो आग वाग सेक लिया करिएगा, क्योंकि मैं सुबह ही आ रहा था, बहुत ठंडा था, जान लीजिए हालत ख़राब हो गई थी आज। तो ये 3-4 खबरें हैं। फिर मैंने भर्ती पे जो वीडियो डाला था उसमें तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें देखी थी, लेकिन कई लोगों को मुझे मैसेज आ रहा है मृतक आश्रितों का क्या होगा, दूसरी चीज़ सैलरी क्या है। तो सैलरी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एक विस्तृत वीडियो मैं बनाऊँ सैलरी के बारे में, जिसमें परिवहन विभाग की सैलरी क्या क्या है, रोडवेज कंडक्टरों को कितने प्रकार की सैलरी मिलती है, किसको 14,000 मिलता है, किसको 17,000 मिलता है, किसको ₹1.59 मिलता है और किसको ₹1.89 मिलता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं भर्ती के बारे में, और इनकम और लोड फैक्टर और क्या चीज़ें हैं, जैसे किलोमीटर क्या है, हमको कितने दिन ड्यूटी करनी है तो कितना वेतन मिलेगा, और कितने पर 3,000 मिलता है, चालकों की भर्ती क्यों बार बार संविदा पे निकल रही है, और परिचालकों की भर्ती क्यों आउटसोर्सिंग पे हो रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, जब तक एक और मृतक आश्रित हमारे जितने भाई हो, ये एकदम कान खोल के सुन लें कि अगर भर्ती निकल रही है तो ये संविदा पे नहीं हो रही, ठेकेदार पे होता है। तो इसमें नुकसान आप ही लोगों का है। अगर ये रेगुलर कर्मचारियों का भर्ती करते तो उसमें आपको सबसे पहले वरीयता मिलती, लेकिन नहीं मिल रही वरीयता, तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग दोषी है इस चीज़ का। अभी देखिए, चुनाव का डेट क्लियर हो जाएगा, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप ट्विटर पे जाइए, थोड़ा परिवहन मंत्री को घेरिए, कम से कम मोदी जी को भी मैसेज करिए, आप लोग ट्विटर पे डालिए। अगर आपके पास नहीं व्यवस्था है तो दूसरे से करवाइए। आपके रिश्तेदार परिदार सब लोग तो होशियार होंगे, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन हर आदमी यूज करने वाला है, तो उसको आप मैसेज करिए कम से कम, भाई क्या होगा क्या होगा। 1,000 लोग मैसेज अगर रोज़ करेंगे तभी ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा। मृतक आश्रित मेरे जितने भी साथी हैं, बहुत सारे हमारे जो मृतक आश्रित के हैं वो संविदा पे परिचालक भी हैं, काम भी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती, तो भी अपनी समस्याओं को बताते हैं। लेकिन सबकी समस्याओं को हल करना आसान नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान निकालना आसान है। बस ये है कि आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथियों को मैं जगाने का प्रयास करता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जगिए, संविदा की लड़ाई लड़िए, कम से कम अपना वेतनमान फिक्स कराइए, कम से कम अपने तमाम व्यवस्थाएं हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है, बीमा की सुविधा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। बीमा के बारे में मैंने बताया भी था कि अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तभी हम लोग को बीमा का पैसा मिलेगा, क्या उसके अलावा हमको बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्या हम केवल मान लीजिए अगर हम घर से निकले, कोई घटना घट गई जाते जाते बस स्टैंड पे, या हम जा रहे हैं कहीं, हमको मिर्गी आ गया, हार्ट अटैक आ गया, या कोई इस तरह की बात हो गई है, तो हमारा जो बीमे का लाभ है क्या हमको मिलेगा? तो एक तरह से देखा जाए तो बीमा कंपनियां इस तरह के कोई क्लेम नहीं देती, क्योंकि वो आपका मेडिकल जो बीमा करा रही है एक्सीडेंटल बीमा है। कम से कम मैं चाहता हूँ विभाग से कुछ अलग हमको सुविधा मिले, कुछ अलग व्यवस्था मिले, जिसके हिसाब से हम अपना काम कर सकें। कि अगर मान लीजिए कोई घटना घटती है तो हमारे परिवार को क्या मिलेगा। अभी बीच में एक हमारे चालक का देहांत भी हो गया है, सोनौली डिपो का एक चालक देहांत हो गया है, यहाँ देवरिया डिपो में एक चालक देहांत हो गया। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे संविदा के साथी हैं, मान लीजिए रेगुलर का तो मृतक आश्रित हो गया, क्या संविदा के जो लड़के हैं काम करते हैं उनके साथ अगर कोई घटना घटती है तो क्या उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को नौकरी मिल सकती है? ये बड़ा प्रश्न है, इस पे हम लोग लड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जैसे भाजपा का नारा था कि समान विधान समान झंडा, पता नहीं क्या क्या और तमाम चीज़ें थीं, तो क्या समान सैलरी यूपी परिवहन विभाग में नहीं लागू हो सकता है? योगी मोदी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तक कि नगर पालिका सब व्यवस्था इन्हीं लोग के, मतलब प्रधानमंत्री से चपरासी तक भाजपा का है। तो ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। न करने का कारण मैं बता नहीं सकता, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं। तमाम जगहों पे बसों का उद्घाटन हो रहा है, तमाम जगहों पे नई नई व्यवस्थाएं लग रही हैं, तो कम से कम परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, जो काम करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाना चाहता हूं और उसको मैं बनाऊंगा। एक और चीज़ मैं सोच रहा हूं कि कम से कम ना हो तो एक बार होली के पहले कोई आंदोलन कर दिया जाए, मुख्यालय लखनऊ धरना प्रदर्शन कर दिया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि मुख्यालय परिवहन विभाग के लोग समझें कि हाँ भाई, संविदा के लोग जगह हैं और संविदा अपनी लड़ाई लड़ सकता है।
तो इसके लिए अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर अवश्य दें वीडियो के अंत में कमेंट में। धन्यवाद।